Hello students, today we are going to start Unit 7 Dual Nature of Radiation and Matter. लाइट के लिए न्यूटन ने, हाइजन ने, मैक्सवेल ने सब ने अलग अलग थ्योरी दी, बट इन सारी थ्योरीज में क्या था, लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को डिफाइन किया गया था. दे वर टॉकिंग ऑल द फिनोमिना रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट. हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन की बात करें. ये सारे जो फिनोमिनास थे ये सारे लाइट के सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को ही डिफाइन कर रहे थे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, लेकिन इसके बाद जब ये रिसर्च आगे बढ़ी तो उसके बाद एक क्वांटम थ्योरी आई. क्वांटम थ्योरी, इसमें क्वांटम थ्योरी में आइंस्टाइन और प्लैंक ने ये बताया कि लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं होता है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है. लाइट हैज पार्टिकल नेचर एल्सो. ना हाउ, अभी लाइट के पार्टिकल्स, लाइट मीन्स लाइट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं. तो हमें पता है लाइट क्या होता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड जब कोई भी रेडिएशन में इमिटेशन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन के केस में जो एनर्जी का रेडिएशन होता है वो एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के टर्म में होता है. जैसे कोई बॉडी है, अगर यहाँ से रेडिएशन होता है या फिर कोई लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी भी सरफेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर किसी सरफेस से लाइट एनर्जी का इमिशन हो रहा है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, जो ये इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है ये एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के टर्म में होता है. या फिर अगर लाइट की बात करें तो जो लाइट है इसमें एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं. ठीक है, और एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा. इट इज़ नोन एज क्वांटा. So small packets of energy known as quanta, and quanta जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हो. आपका मैक्सवेल की थ्योरी में उन्होंने लाइट को डिफाइन किया था, लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जो क्वांटा होते हैं उन्हें कहते हैं फोटॉन्स. मीन्स आपका लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो भी एक तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीन्स आपका जो लाइट है, लाइट के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, अब उसमें पार्टिकल्स तो वही ना, इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं या फिर एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको कहते हैं क्वांटा. अब क्वांटा जो होते हैं आपके स्पेसिफिक फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज नोन एज फोटॉन्स. तो एक तरीके से लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और आपके लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइट पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं फोटॉन्स. तो आई थिंक आपको ये फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि फोटॉन्स क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स हैं. एक तरीके से समझिए, लाइट है, लाइट आपका एनर्जी है और उसमें जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें कहते हैं फोटॉन्स. लाइट की बात क्यों कर रही हैं, क्योंकि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटास होते हैं, उन्हें बोलते हैं फोटॉन्स. तो क्वांटा क्या है, क्वांटा एक जनरल टर्म है. एनर्जी के पैकेट्स को, एनर्जी के पार्टिकल्स को आप कहेंगे क्वांटा. और स्पेसिफिक क्वांटा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नोन एज फोटॉन्स. ना फोटॉन्स है तो फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि फोटॉन का एनर्जी कितना होता है, उसका मोमेंटम कितना होता है. तो फोटॉन्स क्या है, आपके पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स. लाइट का वेव नेचर होता है. अब हमें क्या मिल गया, लाइट में पार्टिकल्स, जो आपके लाइट के पार्टिकल्स आपको मिल गए कि लाइट में जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इस एनर्जी के पार्टिकल्स भी हैं, इस एनर्जी के क्वांटास भी हैं, और जो आपका ये क्वांटा है दिस इज नोन एज फोटॉन्स. तो फोटॉन्स आपका लाइट एनर्जी के क्वांटास हैं, उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है फोटॉन्स. फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी के लिए जनरली फॉर्मूला पड़ा हुआ है, दिस एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी E इक्वल टू एच न्यू. एंड न्यू क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी होता है. अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ होता है. सो दिस वैल्यू न्यू विल बी इक्वल टू c बाय लैम्डा. देन एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी इक्वल टू h न्यू एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा. और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इफ दिस वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट विल बी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब है, हो सकता है कि आपको सुनने में दिक्कत हो, तो
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिपीट करके अगेन सुन लीजिएगा। एच की वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर यहाँ पे एच और सी दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे और इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा वैल्यू ऑफ दिस एच सी विल बी इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो एंगस्ट्रॉम में अगर लेंगे तो आपका जो एनर्जी ई का वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब ये कैलकुलेट करके डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, न्यूमेरिकल में वेवलेंथ गिवन होता है और आपको फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट करना होता है। तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेवलेंथ यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो वेवलेंथ लैम्डा है उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है और यहाँ से आंसर में जो आपका एनर्जी आएगा फोटोन का वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। एंड रेस्ट मास ऑफ फोटोन एम नॉट विल बी जीरो। रेस्ट मास क्या होता है? अभी तक तो सिंपली मास एम पढ़ते आए हैं, लेकिन रिलेटिविटी में क्या होता है, और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और जब पार्टिकल मूव करता है एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ तो उसके मास में वेरिएशन होता है। ये रिलेटिविटी की थ्योरी होती है। तो एक आपका रेस्ट मास होता है और एक डायनेमिक मास होता है। डायनेमिक मास क्या होगा? जब आपका पार्टिकल मूव करता है एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, या फिर उसे काइनेटिक मास कहते हैं। तो डायनेमिक मास और काइनेटिक मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और m नॉट को रेस्ट मास कहा जाता है। तो रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। रेस्ट मास जब आपका पार्टिकल रेस्ट पर है, एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन आप एक तरीके से मान लीजिए। और रिलेटिव क्या, जब आपका रिलेटिव मोशन होता है, कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो रिलेटिव मास होता है, डायनेमिक मास या उसे काइनेटिक मास भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू m होती है। और फोटोन का डायनेमिक मास ये आपका होता है, डायनेमिक मास m की वैल्यू होती है। यहाँ पे जो देखिए जो ये m है ये डायनेमिक मास है, काइनेटिक मास है। काइनेटिक मास की वैल्यू होती है h न्यू बाई सी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h बाई सी लैम्डा। ये वैल्यू कहाँ से आएगा? देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, या फिर h न्यू, यहाँ देखिए ये आपका E इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है, ये एच न्यू है और E क्या है आपका E, एंड व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ P, P इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, E बाई सी। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोमेंटम। रेस्ट मास अगर 0 लेंगे और यहाँ पे हमने मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला P इक्वल टू होता है एच न्यू बाई सी। इस फॉर्मूले में देखिए एच न्यू बाई सी मीन्स अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका E बाई सी। मोमेंटम P के लिए फॉर्मूला आ जाएगा E बाई सी। तो देखिए P इज इक्वल टू है E बाई सी एंड P इक्वल टू क्या होता है, एक मूविंग पार्टिकल के लिए पार्टिकल का मास m है एंड पार्टिकल की वेलोसिटी v होती है, तो आपका मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv। लेकिन यहाँ पे फोटोन का क्या होता है, वेलोसिटी कितना होता है, इट इज इक्वल टू c। अगर फोटोन के केस में फोटोन की जो स्पीड है वो c के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन का स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल है ना, क्योंकि फोटोन आपका क्या है, लाइट के पार्टिकल्स हैं। तो आपका यहाँ mv की जगह पे क्या हो जाएगा mc एंड दिस वैल्यू ऑफ mc विल बी इक्वल टू e बाई सी। e क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, e इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा h न्यू बाई सी। p इक्वल टू h न्यू बाई सी हो गया एंड नाउ दिस h न्यू बाई सी विल बी इक्वल टू mc। और यहाँ से m के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए अभी आपका c यहाँ पे है तो यहाँ पे दोनों मिलकर c स्क्वायर हो जाएगा। सो मास, डायनेमिक मास और काइनेटिक मास ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू h न्यू बाई सी स्क्वायर, h न्यू बाई सी स्क्वायर। या फिर अगर आप इसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा h बाई सी लैम्डा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, देन mc विल बी इक्वल टू h बाई लैम्डा, देन m विल बी इक्वल टू h बाई सी लैम्डा। तो ये आपका डायनेमिक मास है और ये फोटोन का रेस्ट मास है। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है E बाई सी। ये आपका जो रिलेटिविटी का इक्वेशन होता है, रिलेटिविटी के इक्वेशन से आपको फोटोन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू P इक्वल टू एच न्यू बाई सी और h बाई लैम्डा, या फिर ये E बाई सी के टर्म में आएगा, ठीक है। अब जो लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से अगर रेडिएशन होता है, रेडिएशन में आपका चाहे इमिशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो तो उसकी इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है NH न्यू, ठीक है। इंटेंसिटी I विल बी इक्वल टू NH न्यू।
तो फोटोन का रेडिएशन में इंटेंसिटी कितना होता है, एन एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एंड एन इज द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मीन्स एक सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, या फिर यहाँ से आपका इमिशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो। रेडिएशन के केस में क्या होगा, अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, intensity of this will be equal to n h nu, and here n is the number of photons incident per unit area per second. Now what will be number of photons? मान लीजिए कि आपके इसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे ना, लाइट है, लाइट के पार्टिकल्स होंगे, फोटॉन्स होंगे, किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे इनका इमिशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो, तो एक पर्टिकुलर जो एनर्जी ई दिया गया है या फिर टोटल एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, या फिर टोटल आप कहिए कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस को क्रॉस करते हुए जो लाइट है, अगर टोटल एनर्जी W है एंड आपकी फोटोन की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, ई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई इक्वल टू एच न्यू। अगर टोटल एनर्जी, लाइट की एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है वो W है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। क्यों कि देखिए टोटल एनर्जी, टोटल मान लीजिए ये एनर्जी आपकी है, इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे, टोटल एनर्जी हम कंसिडर करें W। अब इसमें आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। हमें पता है कि फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो टोटल एनर्जी को आप फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें पूरे में जो पूरा इंसिडेंट एनर्जी है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनका नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। So number of photon is equal to total energy divided by energy of photon। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट का इमिशन होता है या फिर एनर्जी का रेडिएशन होता है, तो एनर्जी का रेडिएशन एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के टर्म में होता है। जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है उन्हें क्वांटा कहते हैं। एंड स्पेसिफिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जो क्वांटा है उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है फोटॉन्स, ठीक है। एंड जो फोटॉन्स होता है उनका मास कितना होता है, फोटॉन का इंटेंसिटी कितना होता है, कि सरफेस पे फोटॉन इंसिडेंट होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, या फिर टोटल अगर मान लीजिए कि कोई टोटल एनर्जी W आपका किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। हमने फोटॉन का डायनेमिक मास एंड रेस्ट मास डिस्कस किया कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है एंड डायनेमिक मास m के लिए हमने फॉर्मूले को फाइंड आउट किया था एंड मोमेंटम भी निकाला था कि जो फोटॉन है वो मूव कर रहा है, तो जब मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम होगा। तो मूविंग पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का आप क्या निकालते हो, पार्टिकल का मास और कितना है, पार्टिकल का एनर्जी कितना है, या फिर पार्टिकल है उसकी इंटेंसिटी कितनी, किस इंटेंसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, या फिर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना है। मूविंग जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो उसका मोमेंटम कितना है, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जब आइंस्टाइन ने और प्लांक ने ये क्वांटम थ्योरी दिया तो उसके बाद डी ब्रॉगली ने कुछ हाइपोथेसिस दिए। तो डी ब्रॉगली के अनुसार क्या था कि जब भी कोई रेडिएशन होता है, अब वो जब उसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा या गामा पार्टिकल, किसी भी तरह के पार्टिकल्स का जब रेडिएशन होता है तो वो क्या होता है, रेडिएशन जो होता है, देन पार्टिकल्स जब रेडिएशन के टाइम पे जब पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है तो ऑल मूविंग पार्टिकल बिहेव एज वेव। जब अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है, फोटॉन्स का या फिर प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का, किसी भी तरह के पार्टिकल्स का जब रेडिएशन होता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो मीन्स वेव मूव कर रहा है, पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, इसका रेडिएशन स्टार्ट हो, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल। अब जब ये पार्टिकल क्या करता है, रेडिएट होता है, तो इसका क्या होता है, इसका ये वेव नेचर, यहाँ पे एक इसको फॉलो करता है, इसके पास ये वेव नेचर को भी गेन कर लेता है, इसका वेव नेचर भी हो जाता है। अब जब पार्टिकल मूव करेगा और इसका क्या होगा, ये एक वेव फॉर्म बनाएगा या फिर ये एक वेव की तरह बिहेव करेगा। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास पहले क्या था, एक मोमेंटम था, पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल का मोमेंटम p है, ठीक है। अब पार्टिकल जब मूव कर रहा है उसका वेव नेचर हो गया है, तो वेव नेचर में वेव का क्या निकालेंगे, फिर हमें वेव का वेवलेंथ निकालना होता है। तो वेव का जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रॉगली ने डिफाइन किया कि वेवलेंथ ऑफ दिस वेव
जो वेव किससे बनी है, जो मूविंग पार्टिकल्स है, जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जब वो उनका रेडिएशन होता है और वो वेव फॉर्म बनाते हैं, वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो उस वेव का जो वेवलेंथ लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल टू h बाई पी। हियर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो अभी तक हमने पहले से फोटॉन्स की बात किया था। अब फोटॉन्स में क्या हो गया, फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं। फोटॉन क्या है, लाइट पार्टिकल्स हैं। तो फोटॉन की एनर्जी फोटॉन का स्पीड क्या होगा, फोटॉन का स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू c एंड वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फोटॉन की बात थी। लेकिन हम किसी अदर पार्टिकल की बात करें, अल्फा, बीटा, गामा या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के इक्वल तो है नहीं, ये लाइट के पार्टिकल्स तो है नहीं, ठीक है ना। तो इन पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है, हम ये कंसीडर करें इनका स्पीड क्या है, v है। तो पार्टिकल का मास m है और उसका स्पीड v है, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू mv। जैसे जनरली आप कोई भी पार्टिकल, कोई भी मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव करा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, दिस वैल्यू p विल बी इक्वल टू mv, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई mv। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इसे कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई mv। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, ये डी ब्रॉगली ने दिया। उसके बाद इस फॉर्मूले को हम अदर डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, इसको पोटेंशियल या वोल्टेज v के टर्म में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं एंड इस फॉर्मूले को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T से भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसके अलग अलग फॉर्म है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसे कन्वर्जन देखिए। यहाँ से हमें P इक्वल टू क्या पता है, P मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू p बाई m। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई m। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, देन काइनेटिक एनर्जी k विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दें, तो v की वैल्यू पुट करेंगे p बाई m। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m, और p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √2mk। p इक्वल टू √2mk। ये एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या आ गया, रिलेशन आ गया है। अब ये जो p इक्वल टू √2mk आया है, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक नया रिलेशन मिल जाता है हमें लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी k में, कि पार्टिकल है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी k है एंड पार्टिकल का मास m है। देन वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई √2mk। लैम्डा विल बी इक्वल टू √2mk। सिमिलरली आपका ये काइनेटिक एनर्जी एंड वोल्टेज में एक रिलेशन होता है k इक्वल टू ev। ये हमारा एक रिलेशन होता है w इक्वल टू क्या होता है, qv फॉर्मूला होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक केस होता है, पर्टिकुलर केस जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करता है। फॉर दैट केस दिस काइनेटिक एनर्जी k विल बी इक्वल टू ev। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है किसी फील्ड में, देन k विल बी इक्वल टू ev, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया है, लैम्डा इक्वल टू h बाई √2mev। सिमिलरली आपका k इक्वल टू, अगर हम बात करें k और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालें, देन k ये काइनेटिक एनर्जी है, कैपिटल K इक्वल टू ये स्मॉल k है। स्मॉल k यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल k क्या है, यहाँ पे स्मॉल k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k एंड आपका ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। काइनेटिक एनर्जी k विल बी इक्वल टू स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका काइनेटिक एनर्जी k के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू k, ये k आपका काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल K, ये स्मॉल k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई √2mkt।
तो इस तरीके से ये डी ब्रॉगली ने पार्टिकल का जब रेडिएशन होता है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, पार्टिकल का रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जब ये रेडिएट होते हैं, इनका इमिशन होता है, और इनका इमिशन होता है तो क्या होता है, इनका दे विल बिहेव लाइक अ वेव, एंड जब इनका बिहेवियर वेव की तरह होगा तो वेव का वेवलेंथ होना चाहिए, और वेव का वेवलेंथ कैसे होगा, कितना होगा, तो उसके लिए डी ब्रॉगली ने ये फॉर्मूले दिए थे। थैंक यू।